आज हमें क्या स्टार्ट करना है? स्टार्ट हमने कर लिया था, लेकिन लिमिटेशंस कंप्लीट करनी है किसकी? वीबीटी की, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर ली थी। क्या पढ़ा था हमने? क्या लिमिटेशंस होती है वीबीटी की? एक तो ये कि जो वीबीटी है वो धातु की प्रकृति के बारे में तो बताता है, लेकिन लिगेंड की प्रकृति के बारे में नहीं बताता कि लिगेंड की प्रवृत्ति किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या फिर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के अंदर, मेटल लिगेंड बंधन के अंदर लिगेंड की प्रवृत्ति क्या होती है, लिगेंड की प्रकृति क्या होती है, कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रबल होते हैं, और कौन से लिगेंड वीक होते हैं। तो ये एक पहली और मेजर लिमिटेशन है, सीमा है वीबीटी की, कि वो ये नहीं बताता कि आपके पास लिगेंड कौन सी प्रवृत्ति का है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में रंग किसकी वजह से है। ठीक है, उसमें अवशोषण स्पेक्ट्रा किस तरह का मिल रहा है, या फिर उसके चुंबकीय प्रवृत्ति, ये चुंबकीय प्रवृत्ति की मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता है। क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन जो होता है यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स का, वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करता है। मात्रात्मक व्याख्या की मतलब है कि वीबीटी ये तो बताता है कि कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है या पट्टिचुंबकीय है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता है वीबीटी। ठीक है, एक कलर और जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है, ये किसके बेस पे पता चलता है कि अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है, यानी यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल के विरपाटन को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। अगर ये चीज एक्सप्लेन वीबीटी में की होती तो वो इसके कलर को और अवशोषण स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन कर चुका होता। तो ये सेकेंड लिमिटेशन है किसकी? वीबीटी की, कि जो वीबीटी है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर और उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताता, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को नहीं दिखाया गया है। ठीक है, और उसी की तरह ये चुंबकीय प्रवृत्ति की मात्रात्मक व्याख्या यानी क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, वो नहीं करता है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया जाता कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और क्यों है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ये बताता है कि ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है या फिर डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय है या फिर अनुचुंबकीय, ये बताता है वीबीटी। ठीक है, थर्ड इसमें पॉइंट क्या था कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक लिया कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स किसके साथ? फ्लोराइड के साथ, यानी एक ऐसा लिगेंड जो कि क्या है? दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोबाल्ट जो है वो अगर किसके साथ, ऐसे लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है जिससे उसका पेयरिंग नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग नहीं होती है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बाहरी कक्षक जो है वो खाली मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है वो किस तरह की बनती है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी बाह्य कक्षक संकुल बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पर इस फ्लोराइड लिगेंड की जगह हम क्या कर रहे हैं, अगर एमीन यूज करते हैं, तो एमीन क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन यानी कोबाल्ट जो मेटल है इसके इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर के डी ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, और जो इसका संकरण होता है वो क्या हो जाता है? sp3d2, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये इनर सॉरी d2sp3। ठीक है, ये क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करता है तो आपके डी ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे अंदर वाले, तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा? d2sp3 का। ठीक है, ये क्या करेगा? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, जिससे इसमें जो संकुल बनता है वो कौन सा बनता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, या जिसे कहते हैं
अंतः कक्षक संकुल। क्या बनता है इसमें? अंतः कक्षक संकुल। तो ये दो एक ही मेटल के दो डिफरेंट एग्जांपल है जिसके अंदर आउटर एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो वीबीटी के अंदर ये चीज एक्सप्लेन नहीं की गई है, इसकी व्याख्या यहाँ पर वीबीटी में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा था कि वीबीटी ने लिगेंड की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर हमें लिगेंड की प्रकृति पता नहीं है तो हमें नहीं पता होगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, कहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। अगर हमें ये नहीं पता तो हम ये नहीं बता सकते कि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, इनर बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, ये इसकी कौन सी थी? थर्ड लिमिटेशन थी। इसके बाद में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ लिमिटेशन, जो क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर हम हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो उसकी अपचायक प्रवृत्ति किस तरह से होती है? देखो हम एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कोबाल्ट +2 और कॉपर +2 का। ठीक है, फोर्थ लिमिटेशन है, इसके अंदर हमें क्या देखना है? एक कॉम्प्लेक्स है हमारा कोबाल्ट +2 का और एक कॉम्प्लेक्स है हमारा कॉपर +2 का। ठीक है, अब ये जो मेटल है, मेटल के पास में ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है वो क्या होता है? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, अब क्या है, कोबाल्ट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D7S2 होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है? ये +2 के फॉर्म में है, यानी ये क्या है? D7S0 है। ठीक है, यानी अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? ये 3D4S है, ये है हमारा 3D, ये 4S और ये 4। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जैसे कोबाल्ट +2 है तो इसके पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किस तरह से होंगे? अगर हम लिगेंड जो ले रहे हैं वो प्रबल प्रवृत्ति का ले रहे हैं। ठीक है, प्रबल प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। जब भी ये पेयर्ड होंगे तो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है? ये यहाँ पर 4p ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, यानी उत्तेजित ऊर्जा स्तर के अंदर ये चला जाता है। और ये जो संकरण होता है यहाँ पे, अगर ये कोबाल्ट जो है ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ? एमीन के साथ। ठीक है, अगर ये D2sp3 संकरण देता है, यहाँ पे D2sp2 संकरण देता है अगर ये यहाँ पे, ठीक है, D2sp3 अगर देगा तो क्या करेंगे हम कि ये 4p वाला कहाँ पे लेके जाएंगे? आगे 4d के अंदर, इस तरह से। ठीक है, तो तब यहाँ पे क्या होगा? D2sp3। तो हम क्या करेंगे? 6 लिगेंड जोड़ेंगे इसके साथ और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? +2 का आ जाएगा। यानी कोबाल्ट अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उसके इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? पेयरिंग होगी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हायर एनर्जी स्टेट के अंदर, उच्च ऊर्जा अवस्था के अंदर चला जाता है, यानी 4d के अंदर चला जाता है और आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कॉपर की, ठीक है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कॉपर जो होता है वो क्या होता है? 3d9 4s2। कॉपर और जिंक, जिंक जो होता है उसमें D पूरा भरा हुआ होता है और S2 होता है, कॉपर में एक कम होता है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं D10S1 की फॉर्म में। ठीक है, हमें क्या लेना है? यहाँ पर कॉपर +2 की फॉर्म में है, Cu+2 है। अगर Cu+2 है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, ये आएगा 3d9 4s0। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमने ये कॉम्प्लेक्स बनाया कॉपर का साइनाइड के साथ, तो साइनाइड भी क्या है? एक तरह का प्रबल लिगेंड है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेगा। 9 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल के अंदर, तो क्या होगा? ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर पेयर्ड हो जाते हैं ये, तो ये क्या करता है?
ये बनाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर। लेकिन जब भी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये वीबीटी क्या बताता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, वर्गाकार समतलीय संरचना दिखाता है, DsP2 संकरण दिखाता है। DsP2 का मतलब क्या है कि हमने ये 4p को यहाँ तक यूज कर लिया, ठीक है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको हमने क्या कर दिया, 4p के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज जो है ये वीबीटी के अंदर इस तरह से एक्सप्लेन की गई है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, हायर एनर्जी स्टेट के अंदर भेज दिए, ठीक है। और ये जो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन गया ये बहुत आसानी से बाहर निकलता है। इस वजह से कॉपर +2 जो है इसकी अपचायक प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन इसी तरह का कॉम्प्लेक्स होता है कॉपर +2 का भी, इसके अंदर भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसके अंदर, 4p के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो ये कॉपर +2 जो है इसका रिड्यूसिंग नेचर नहीं होता है, अपचायक प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर वीबीटी में एक्सप्लेन नहीं है कि ऐसा क्यों है कि कॉपर +2 तो अपचायक प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, सॉरी कोबाल्ट +2 तो अपचायक प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है लेकिन कॉपर +2 नहीं करता है। ये चीज वीबीटी के अंदर एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, लिमिटेशन है वीबीटी की, कि ये जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमने क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉन को हायर 4p ऑर्बिटल के अंदर लेके गए हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है अगर हम इसको ESR के थ्रू देखें, ESR क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये है। इसके अंदर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो ये बताता है कि ये जो आपने इलेक्ट्रॉन 4p के अंदर भेजा है ये 4p के अंदर नहीं होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन हमने 4p1 का दिखाया है ये ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा किस में होता है, 3d ऑर्बिटल के अंदर ही होता है। यानी यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने में भी वीबीटी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है। ये भी इसका एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन क्या है कि इसने कहा कोबाल्ट +2 तो रिड्यूसिंग नेचर का होता है लेकिन कॉपर +2 नहीं होता है, लेकिन दोनों में ही क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो इसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि हमने क्या कहा कि ये कॉपर +2 वाला जो कॉम्प्लेक्स था इसमें इलेक्ट्रॉन हमने उत्तेजित अवस्था में भेजा जो कि 4p था, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसको देखें तो ये इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर ही होता है, ये 4p में नहीं होता है, इसको एक्सप्लेन नहीं करता है वीबीटी, ठीक है। ये इसकी दो और लिमिटेशन हो गई। इसके अलावा एक और लिमिटेशन है वीबीटी की कि वीबीटी जो है वो कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसकी यानी उस रिएक्शन की रेट को, ठीक है, और उसकी जो मैकेनिज्म होती है कि वो किस क्रियाविधि से बन रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 पॉइंट या 6 लिमिटेशन जो है वीबीटी की, वो क्या है कि ये वीबीटी जो है ये मैकेनिज्म को, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को यानी क्रियाविधि को और रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर को एक्सप्लेन नहीं करता है। अभिक्रिया की दर को ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होता है, कॉम्प्लेक्स का जब निर्माण होता है तो वो किस मैकेनिज्म से होता है, किस क्रियाविधि से होता है और उसके लिए कौन से क्या आपकी रिएक्शन रेट है, वो चीज वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करता है। ये हमारा 6 पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिसमें D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, कौन कौन सी मेटल है जिसमें D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका मिलेगा, जिसके अंदर, हाँ, जिसके अंदर क्या होता है आपका हायर ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जो मेटल आपकी सीरीज के अंदर लास्ट में आती है जहां पर आपका लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वहां पे D8 मिलता है। D8 ज्यादातर निकल के अंदर मिलता है, निकल और गोल्ड के अंदर मिलता है, ठीक है। कॉपर अगर आप लेते हो तो कॉपर में हमें Cu+2 लेना पड़ता है, Cu+2 को फिर से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये D8 वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दिखाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है निकल का,
ठीक है। निकल जो है ये क्या करता है, ये D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है। ये क्या करता है, लिगेंड जो है वो 5 लिगेंड के साथ ही जुड़ता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि एक मेटल कितने लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये निकल है, या फिर निकल के साथ ही गोल्ड, गोल्ड भी जो होता है वो क्या होता है, D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 शो करता है। तो उसकी ज्योमेट्री क्या है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 क्यों शो कर रहा है, ये बीबीटी के अंदर एक्सप्लेन नहीं है। यानी बीबीटी जो जितनी भी ज्योमेट्री बताती है वो या तो अष्टफल की है, यानी ऑक्टाहेड्रल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली है, या फिर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल चतुष्फल की है, और वर्गाकार समतल है। ठीक है, 5 जो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी कोई भी ज्योमेट्री आपकी बीबीटी के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल गोल्ड का भी होता है। गोल्ड +3 में है तो वो D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में CN से लिखा जाता है, सहसंयोजक संख्या किसी भी मेटल की, वो 5 होती है। तो इसको एक्सप्लेन बीबीटी नहीं करता है। ठीक है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर विकृत संरचना होती है, विकृत ज्यामिति या ज्योमेट्री होती है, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री होती है। इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। अब इसका एग्जांपल है, जैसे कॉपर है। कॉपर जो है वो क्या करता है, 6 वॉटर लिगेंड से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कौन सी स्ट्रक्चर शो करेगा ये, अगर कॉपर है, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने लिगेंड से घिरा हुआ है, 6 से। यानी यहाँ पे 6 लिगेंड कॉपर के 6 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की होगी। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, चाहे वो इनर ऑर्बिटल हो यानी D2sp3 हो, या आउटर ऑर्बिटल हो sp3d2 हो, दोनों के अंदर ही जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफल की संरचना होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर इनकी संरचना अष्टफलकीय ना होकर विकृत अष्टफलकीय होती है। ठीक है, अब विकृत अष्टफलकीय क्यों होती है, क्योंकि ये जो कॉपर है, कॉपर के अंदर जो भी d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, d ऑर्बिटल के अंदर ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं लिगेंड के। d ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बेस पे क्या होता है, इनमें कहीं पर रिपल्शन या प्रतिकर्षण ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनों का, जो कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहाँ से, लिगेंड से। लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है किसको, मेटल को, मेटल के खाली ऑर्बिटल्स पे। ठीक है, तो अगर ये मेटल के खाली d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कुछ d कक्षक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इन लिगेंड्स को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो कि कम प्रतिकर्षित करते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, इनकी जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, अष्टफलकीय संरचना होती है, वो विकृत हो जाती है। किस तरह से होती है कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स बनाए इसका, तो ये इस तरह से बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस तरह से बनाते हैं हम। अष्टफलकीय संरचना को हम इस तरह से बनाते हैं कि ये हमारी अष्टफलकीय संरचना है। 4 जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर इस तरह से होता है कि बीच में आपका मेटल, इसके चारों तरफ आपका क्या जुड़ा हुआ है, 4 लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड नीचे है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे ना होकर ऐसे होती है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ H2 है, एक नीचे की तरफ H2 है। ठीक है, तो ये 2 पोजिशंस होती है, एक तो एक प्लेन के अंदर 4 कक्षक हैं। ठीक है, और एक क्या है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके अंदर ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनकी ज्योमेट्री के बेस पे क्या होता है, रिपल्शन कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा होता है। ठीक है, इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं, एक जो प्लेन वाले जितने भी 4 बॉन्ड हैं वो कम रिपल्शित होते हैं, कम प्रतिकर्षित होते हैं। तो इनका जो लेंथ है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी ये जो बॉन्ड लेंथ है, बंध की लंबाई सेम होती है। लेकिन ये जितने भी बॉन्ड हैं ये क्या होते हैं, ये या तो लंबे हो जाते हैं, ठीक है, या फिर ये क्या हो जाते हैं, इन चारों से छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है जिसके अंदर ये वाले दोनों एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, इनको अक्षीय बंध बोलते हैं। ये दोनों अक्षीय बंध जो है वो या तो इन चारों से छोटे हो जाएं भूमध्यय बंधों से, या फिर लंबे हो जाएं। तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है ये कौन सी होती है, विकृत अष्टफलकीय संरचना होती है।
डिस्टोर्टेड जियोमेट्री होती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन यहाँ पर वीबीटी में नहीं किया गया है, ये एक्सप्लेन किया गया है आगे सीएफटी में, क्योंकि सीएफटी जो है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, वो क्या कहती है कि धातु और लिगेंड के बीच में कभी भी उपसहसंयोजक या सहसंयोजक प्रवृत्ति का कोई बंध नहीं होता, आयनिक बंध होता है। ठीक है, आयनिक बंध होता है तो यहाँ पर रिपल्शन नहीं आएगा, कहीं रिपल्शन आएगा तो किसकी वजह से आएगा, डी ऑर्बिटल्स की वजह से आएगा। डी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी यहाँ पे इसने क्या किया था बीबीटी के अंदर कि कॉपर के पास जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, खाली ऑर्बिटल है, उसको हाइब्रिडाइजेशन करके सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाए थे और उपसहसंयोजक बंध बनाया था वीबीटी में। लेकिन सीएफटी क्या कहता है कि यहाँ पर किसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, डी कक्षक अपने ओरिजिनल शेप के अंदर रहते हैं और उसी में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है, कौन, लिगेंड, और क्या बनाता है, आयनिक बंध ही बनाता है, वो पूरी तरह से डोनेट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डी कक्षक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डी कक्षक यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर डी कक्षक अपना अस्तित्व रखता है तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ डी कक्षक ऐसे होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो अक्षों पे ज्यादा होती है। ठीक है, अगर अक्षों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर अगर कोई भी लिगेंड आके जुड़ रहा है तो वहां पे रिपल्शन ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। अगर प्रतिकर्षण ज्यादा होता है तो ये जो लेंथ है ये बढ़ जाती है। अगर प्रतिकर्षण कम होता है, प्रतिकर्षण कम हुआ मतलब दोनों पास पास आए, जितने पास आएंगे उतना बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या हो जाती है, इसके कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो ये यहाँ पर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, किसकी वजह से, डी ऑर्बिटल्स की शेप की वजह से, डी ऑर्बिटल्स की आकृति की वजह से। लेकिन ये चीज एक्सप्लेन वीबीटी में नहीं की गई है, आगे सीएफटी में की गई है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, इसके अलावा एक और लिमिटेशन है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की है, चुंबकीय प्रवृत्ति की है। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति में हमने क्या बताया कि जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये वीबीटी हमें नहीं बताता है। जैसे निकल की बात करें, निकल जो है वो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जब भी रहता है तो वो क्या होता है, D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, उसके दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक तो बनता है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ बने। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ अगर होता है तो उसकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, 8 ऑर्बिटल है उसकी पेयरिंग हो जाएगी, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, DsP2। ठीक है, DsP2 बनता है। अगर हम क्या करें, वीक लिगेंड ले ले, ठीक है, तो वीक लिगेंड अगर लोगे तो फिर वो d ऑर्बिटल जो है वो ऑक्यूपाइड रहेगा, खाली ऑर्बिटल हमें कौन से मिलेंगे, s के, एक s का और 3 p के, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ, एक के अंदर तो हमने स्ट्रक्चर बनाई कौन सी, स्क्वायर प्लेनर, और एक के अंदर स्ट्रक्चर बनाई हमने कौन सी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, जैसे निकल है, निकल +2 की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तो कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, साइनाइड के साथ। ये पता है ना आपको चार्ज निकलता कैसे है, ये +2 है, साइनाइड पे, एक साइनाइड पे -1 होता है तो 4 पे -4, तो टोटल कितना हो गया, -2। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम, मान लो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, क्लोरीन के साथ अगर बनाते हैं, ये 4 है तो इस पे भी क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, अब इन दोनों की अगर आप d ऑर्बिटल्स बना के देखो तो एक तो दिखाएगा DsP2 संकरण और एक दिखाएगा कौन सा, sp3, ये दिखाएगा DsP2। ठीक है, और ये क्या दिखाएगा, sp3। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर, और इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। तो ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। लेकिन यहाँ पे sp3 है, sp3 में क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है, और यहाँ पर ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। अब यहाँ पर ये चीज भी वीबीटी में एक्सप्लेन नहीं है। जैसे हमने पहले बताया था कि
स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड हमें पता है क्योंकि हमने बाद की CFT वाली थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, उसमें लिगेंड की प्रकृति के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर एक में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन रही है और एक में टेट्राहेड्रल, इसको बीबीटी एक्सप्लेन नहीं करता है। और इसी के बेस पर ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन नहीं करता है बीबीटी इसके अंदर, कि ये जो है ये पैरामैग्नेटिक क्यों है और ये डायामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि दोनों में ही निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, लेकिन फिर भी एक पैरामैग्नेटिक है, एक डायामैग्नेटिक है। दोनों के अंदर जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो भी सेम नंबर में है, 4 और 4 है। तो वीबीटी यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है क्योंकि वीबीटी के अंदर ये लिगेंड की प्रकृति को मेंशन नहीं किया गया है। ये इसकी एक और लिमिटेशन है। और लास्ट इसकी लिमिटेशन है कि जैसे हमने लास्ट में एक एग्जाम्पल पढ़ा था कोबाल्ट +2 वाला, एक पढ़ा था कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है और कॉपर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। तो कोबाल्ट जो है ये तो अपचायक प्रवृत्ति शो करता है, ठीक है, लेकिन ये कॉपर +2 अपचायक प्रकृति शो नहीं करता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि कोबाल्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या करता है, हायर 4d ऑर्बिटल में चला जाता है, ठीक है, उत्तेजित ऊर्जा कक्षकों में चला जाता है। इसमें भी हमने बोला कि ये 4p के अंदर चला जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये असलियत में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं बता पाया वीबीटी कि ये 4d में क्यों चला गया, ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है उसको भी एक्सप्लेन यहाँ पर वीबीटी नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर वो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाता है तो यानी उस पूरे कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो है वो चेंज होती है, उसका थर्मोडायनेमिक नेचर यानी उष्मागतिकीय गुणधर्म जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उसको ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ठीक है। ये सारी हो गई क्या लिमिटेशन वीबीटी की, कि वीबीटी जो है वो मेन क्या है इसके अंदर कि लिगेंड की प्रकृति के बारे में बिल्कुल नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि जो मेटल है वो लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ होता है, उपसहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है और उपसहसंयोजक बंध बना के और उसकी वजह से इसमें जियोमेट्री होती है। लेकिन इसके अंदर जो लिगेंड है उसकी प्रकृति के बारे में नहीं बताया, उसकी वजह से इसकी चुंबकीय गुणों के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसी के कारण ही ये इसकी सेम मेटल की अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं बता पाया, और उसके साथ कि इसके अंदर जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, वो विकृत अगर है तो वो किस वजह से है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इसने डी कक्षकों का हाइब्रिडाइजेशन करके, संकरण करके एक जैसे संकृत कक्षक बनाए। लेकिन CFT के अंदर क्या होता है, ये डी कक्षक अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर रहते हैं, ओरिजिनल शेप के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, लिमिटेशंस है वीबीटी की। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम CFT क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। तो इसके बाद में हमारी नेक्स्ट थ्योरी जो सेकंड थ्योरी है वो आती है CFT या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। अब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है वो किसके बाद में आया, वीबीटी या संयोजकता बंध सिद्धांत के बाद में। तो क्या है कि ये CFT किस पे बेस्ड है, जो भी वीबीटी की लिमिटेशंस थी, कि वीबीटी की सीमाएं क्या क्या थी, उसी से ही आगे हमने स्टडी करके ये देखा कि आगे जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है जो वीबीटी की कमियों को लगभग पूरा करता हो, वो हमारी थ्योरी आई किसकी, CFT की या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, बेथे और वेन ब्लांक ने दी थी, ठीक है। CFT कहता क्या है, जैसे वीबीटी ये कहता था, संयोजकता बंध सिद्धांत ये कहता था कि जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल और लिगेंड का, उसके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है, यानी सहसंयोजक प्रवृत्ति का एक कोई ना कोई बंध बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि मेटल के पास जितने भी खाली ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, संकरण करते हैं, उतने ही नंबर के खाली कक्षक बनाते हैं, हाइब्रिड कक्षक, संकरित कक्षक बनाते हैं, और उसके अंदर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन लाके देता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन लिगेंड मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, और उससे हमें क्या मिलती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है।
लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो ये कहती है, मेन इसका पॉइंट यही है कि ये जो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स होता है इसमें सहसंयोजक कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती, सहसंयोजक गुण बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में वो 100% आयनिक होता है। ठीक है, ये कहता है कि जितने भी मेटल के पास d ऑर्बिटल्स है या s या p ऑर्बिटल्स है वो क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल शेप के अंदर रहते हैं और उसी ओरिजिनल शेप का हमेशा बंध बनता है लिगेंड के साथ जो कि आयनिक बंध होता है। ठीक है, अब इसमें देखो कि अगर ये कहता है कि d ऑर्बिटल है उसका शेप इंटैक्ट रहता है यानी शेप अपना बना के रखता है वो, तो आपको यहाँ पर CFT पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि d ऑर्बिटल जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो d ऑर्बिटल्स का हमें सबसे पहले ये देखना है। d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, dxy, yz, xz, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, ये 5 होते हैं। पांचों की 5 की आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, तो आप ड्रॉ करो अपनी कॉपी में, बनाओ। dxy कैसा होता है, dyz कैसा होता है और dxz कैसा होता है। तीनों को ड्रॉ करके देखो। डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं, एक होता है dxy। ठीक है, ये जितने भी है ना xy, yz और xz, ये तीनों के तीनों, ये इनके जो कक्षक है वो हमेशा दो अक्षों के बीच में होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या होती है, दो अक्षों के बीच में होती है। xy है तो इनकी जो डेंसिटी होगी वो x और y कक्षक के बीच में होती है हमेशा। ठीक है, ये y जो है ये इस तरह से नहीं है, ये क्या है, ऐसे है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्बिटल बनेगा dxy का वो कैसे बनेगा, x और y के बीच में बनता है, तो इसको हम इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, x और z, तो ये है, ये x है ये z है, तो ये आपका क्या है, y है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो dxy है ये क्या करेगा, x और y के बीच में, यानी इस तरह से ये एक लोब होता है और उसके जस्ट पीछे इस तरह से दूसरा लोब होता है। ठीक है, एक तो ये होगा। और हाँ, d ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बाई ऑर्बिटल होते हैं, दो पालियां होती है इसके अंदर, यानी 4 होती है। ठीक है, एक आगे एक पीछे और इसके साथ 2 और होती है। डी ऑर्बिटल में हमेशा 4 पालियां होती है ना, पी के अंदर 2 होती है, एस का एक सिंगल ओवल शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो है वो कहाँ होगा, ये दूसरी वाली, एक तो क्या हुआ आपने ये किया, ये चीज की कि ये x है ये z है ये y है। ठीक है, एक तो आपने ये बना दिया इस तरह से, तो इस x का माइनस एक्स इधर आएगा। ठीक है, इस y का माइनस वाई इधर आएगा, तो इसका दूसरा ऑर्बिटल यहाँ पे होगा माइनस एक्स और माइनस वाई के बीच में और इसके आगे इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर है किसकी, dxy की। अगर हम बात करें dyz की, तो yz कहाँ पे होगा, इस y और z के बीच में इस तरह से। अब ये y और z कैसे है, जैसे आपने ये लिया, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये x है ये y है और ये z है, तो हमें क्या बनाना है, y और z के बीच में, यानी यहाँ पे इसके बीच में इस तरह से बनेगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और इसके पीछे इस तरह से। ठीक है, अब इसका माइनस वाई इस तरफ है माइनस जेड इस तरफ है, तो यहाँ पे बनेगा इस तरह से और एक इस तरह से, ये बनेगी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर बात करें एक्स जेड की, ठीक है, तो एक्स जेड सिंपल सा है कि आप वाई को हटा दो, एक्स जेड में वाई की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक है ये एक्स है ये जेड है, इसके बीच में होगा ये एक्स जेड। ठीक है, और ये वाला क्या है, माइनस एक्स है ये माइनस जेड है, इसके बीच में ये दूसरा, तो ये स्ट्रक्चर हुई किसकी, डी एक्स जेड की। सेम है, बस कोऑर्डिनेशन का फर्क है। या फिर अगर आपको अलग अलग बनाने हैं तो आप क्या करो, dxy के अंदर ये x ले लो ये y ले लो। ठीक है, तो आपकी स्ट्रक्चर ऐसी बन जाएगी।
डी वाई जेड के अंदर ये वाई ले लो, ये जेड ले लो, तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस है, कोऑर्डिनेशन जिस तरह से आप लोगे उस हिसाब से आपका ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसके अलावा दो कक्षक और होते हैं, एक होता है डी जेड स्क्वायर और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बिल्कुल डी जेड स्क्वायर की बनानी है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। मैं एक चीज बता देती हूँ कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की, ये हमेशा अक्षों पे बनती है। ये तीनों अक्षों के बीच में थी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में थी, अक्षों के बीच में थी, यहाँ पे अक्षों के ऊपर होगी। तो बनाओ, ये है स्ट्रक्चर आपकी डी जेड स्क्वायर की और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अक्षों के ऊपर होती है, यानी डी एक्स के ऊपर है और डी वाई के ऊपर है। इनमें हमने क्या किया था, इन दोनों के अक्षों के बीच में लिए थे, इन दोनों अक्षों के बीच में लिया था, यहाँ पे अक्षों के ऊपर होती है। तो जब भी हम CFT के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो लिगेंड जो होता है वो लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन अक्षों पे देता है। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अक्षों के बीच में है, ना कि अक्षों पे। जब यहाँ पे लिगेंड आएगा तो लिगेंड किस तरह से जुड़ेगा, इन अक्षों पे आके जुड़ेगा ये लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिपल्शन है वो कम होता है, प्रतिकर्षण कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या आ जाती है, थोड़ी गैप आ जाती है, दूरी आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिगेंड भी यहीं पे है और इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। उसकी वजह से ये जो ज्योमेट्री है इससे जो बनने वाली, वो क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है, विकृत हो जाती है। कुछ बंद लंबे हो जाते हैं, कुछ बंद छोटे रह जाते हैं। ठीक है, ये थ्योरी किसके अंदर है, CFT के अंदर। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।